नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। और जो हाल उत्तर प्रदेश का है चुनावी माहौल में, वही फिजा वही हवा अब उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही है। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उन्हें सोशल मीडिया से इसके बारे में पता चला। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट की मांग नहीं की। हालांकि एक बात जरूर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और यह भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में है तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो पिछले काफी समय से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ कम कर दिया है, हल्का कर दिया। हरक सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी दे दिए हैं और ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि चुनावी माहौल में वहां आपसी लड़ाई, जो सीधी लड़ाई हो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की है। उत्तराखंड में इस समय कोई सच माने न माने, मैं पिछले 1 साल से इस बात को कह रहा हूं। एक एक सीट पर आप एनालिसिस कर लो। मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सारे पला जो सबसे कहा है, कुछ भी कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर, पंजाब चुनाव पर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक हो रही है। कुछ देर में चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होगी क्योंकि पार्टियों ने और खासकर बीजेपी की तरफ से चुनाव को टालने की गुजारिश की गई है, चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इसका क्या असर होता है, रविदास जयंती है और उसको लेकर यह कहा गया है कि जो पंजाब में चुनाव 14 तारीख को होना है, 14 फरवरी को, उसे टाल दिया जाए। 1 हफ्ते चुनाव को टालने की मांग की जा रही है रविदास जयंती को लेकर। लेकिन इस बीच पंजाब चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है। अब इस बैठक के जरिए तय होगा कि क्या चुनाव की तारीखों में तब्दीलियां संभव है या फिर नहीं। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से यह मांग की गई थी, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया था और उसमें हवाला दिया गया था रविदास जयंती को लेकर कि इस तारीख की वजह से, इस जयंती की वजह से आप चुनाव को टाल दीजिए कुछ हफ्ते के लिए। उसमें हालांकि बीजेपी ने 1 हफ्ते का जिक्र किया है कि 1 हफ्ते के लिए टाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी की भी यही मांग है, यानी पार्टियां इस मसले पर एकमत है। अब इस विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब जब बैठक हो रही है तो शायद इसकी संभावना बनती है कि तारीखों में, पंजाब के चुनाव की तारीखों में तब्दीलियां हो। देखिए, 10:30 बजे चुनाव आयोग की ये बैठक है और कांग्रेस ने सबसे पहले ये मांग की थी और उन्होंने ये कहा था कि गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को होती है और गुरु रविदास जयंती पर पंजाब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के बनारस और बाकी जगह जाते हैं, जिस कारण वो अपने मताधिकार से का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और पंजाब की वोटिंग को बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते के लिए चुनाव को टाल दिया जाए। बीजेपी ने भी कल इसी तरीके का पत्र चुनाव आयोग को भेजा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने भी इसी तरीके का अनुरोध चुनाव आयोग से किया है। 10:30 बजे चुनाव आयोग इस मसले पर बैठक करेगा, तमाम राजनीतिक दलों का जो प्रतिवेदन आया उस पर चर्चा करेगा और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज ही दोपहर तक चुनाव आयोग का इस मसले पर फैसला आ सकता है कि क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की इस मांग से सहमत है। अगर सहमत है तो वो आगे करेगा, अगर सहमत नहीं होगा तो चुनाव आयोग ये बताएगा कि इस मांग से वो सहमत नहीं है और चुनाव अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे। हालांकि ये बैठक 10:30 बजे शुरू होगी तो ये कहा दोपहर तक इस मामले में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। बिल्कुल विक्रांत, हमने अमूमन देखा है कि किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो वहां की स्थानीय त्योहार को लेकर उस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से संजीदगी दिखाई जाती है और यही वजह है कि इस बार भी चुनाव आयोग बैठक कर रहा है। तो मतलब इस बात की गुंजाइश बनती है कि जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए, और पार्टियों ने भी चूंकि एक लेटर लिख दिया है कि इस तारीख में तब्दीलियां होनी चाहिए, तो शायद ऐसा फैसला आ जाए। देखिए, चुनाव आयोग के पास, क्योंकि राजनीतिक दल और सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले में चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस ने भी ये चिट्ठी लिखी है और बीजेपी ने भी और साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने भी, 3 राजनीतिक दलों का प्रतिवेदन आया है। तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर उस पर चर्चा जरूर करेगा। फैसला क्या लेता है ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। और इस बीच एक बार फिर से हम लौटेंगे हरक सिंह रावत की खबर पे। चुनाव आयोग की बैठक के जरिए फैसला जो होना है उस पे हमारी निगाहें हैं, वो हम आपको वक्त वक्त पे अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कहा, क्या निशाना साधा, सुनिए आप। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर शायद इनको बुद्ध विनाशकारी विपरीत बुद्धि, इनको शायद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय में 25 साल सैन्य विज्ञान को पढ़ाया है और मैंने देखा कि
जब किसी राजा के या किसी को हारना होता है, किसी की कोई पराजय लिखी होती है, उसको नुकसान होना होता है, तो उसको वही बुद्धि देता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड के हित में देख रहा हूं उनके इस निर्णय को। और इस वक्त हम दो अपने सहयोगियों का रुख करेंगे, दीपक बिष्ट और अरुण हमारे साथ, अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अरुण आपका सबसे पहले रुख करती हूं। ये उठापटक और ये सियासी भूचाल जो मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में है, उसका असर अब ना हो पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, उनके मनोबल में कोई गिरावट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने स्टैंड लिया कि इससे पहले कि वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी का रुख करे हरक सिंह रावत, हम उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था जब वो मंत्रिमंडल की बैठक से इस्तीफे का ऐलान करते हुए बाहर निकले थे, तभी बीजेपी को इस बात का पता चल चुका था कि वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। और ये नेता जो मौसमी नेता होते हैं, पार्टियां बदलते हैं, उनको सबसे पहले इस बात की भनक लगती है कि किस पार्टी के टिकट पर उनकी सीट निकल सकती है। हरक सिंह रावत को यह बात बखूबी पता चल चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी से वो जीत सकते हैं अगला चुनाव, बीजेपी से नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने इस तरह का कोट द्वार में एक मेडिकल कॉलेज के नाम पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके बाद दबाव बनाते हुए बहू के लिए टिकट मांगा। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में आना उनका तय है। हरीश रावत किन शर्तों पर मंजूर करते हैं उनकी घर वापसी, क्योंकि हरीश रावत ने कहा कि वो डंडा लेके तो नहीं बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग 2016 के पहले चले गए थे पार्टी छोड़कर, उस समय जब पार्टी को जरूरत थी, उनको माफी मांगे बिना कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए। और यही बात है कि हरक सिंह रावत की वापसी में थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत वीटो लगा रहे हैं। हालांकि आलाकमान उनको रखना चाहता है पार्टी में ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। पार्टी आलाकमान का यह मत है कि उत्तराखंड जीतना जरूरी है। हरक रावत और हरीश रावत के बीच जो सत्ता का संतुलन है, उसे साधने के लिए पार्टी के पास अभी बहुत वक्त है। सत्ता का संतुलन किस तरीके से साधा जाता है, इस पे हम सभी की निगाहें, लेकिन दीपक बिष्ट इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां कांग्रेस पार्टी यानी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी एकजुट नहीं है। दो फाड़ की स्थिति वहां भी है। और हरीश रावत का पिछले दिनों जो ट्वीट आया था, उसके जरिए भी बहुत चीजें साफ हो चुकी है। तो ये जो वक्त लग रहा है हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने में, शायद इसके पीछे वजह यही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता रीवा, क्योंकि उत्तराखंड के कद्दावर मंत्री कहे जाते हैं और राजनीतिक भी कहे जाते हैं हरक सिंह रावत। और इससे पहले भी कई दिनों से चर्चाएं गर्म थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब भी मीडिया सवाल पूछता था तो वो उसे दरकिनार कर जाते थे। और आज भी उन्होंने हमसे बातचीत में यही कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उनके निष्कासन की खबर पता लगी, जबकि वो पार्टी से बातचीत करना चाहते थे। गृह मंत्री से उनकी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अचानक मैसेज आया कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भूमिका पहले से तैयार की गई थी और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें पहले ही, उनकी भूमिका तय होने से पहले ही उनको उन्हें निष्कासित कर दिया। और अब आज वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन कितने बजे करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि पार्टी जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, अगर वो बीजेपी में होते तब भी वो कांग्रेस ही वहां पर सरकार बनाती। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है कि 40 विधायक जो है वो जीतकर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दीपक, इस बीच इनकी कोशिश ये भी होगी हरक सिंह रावत की कि जो शर्तें बीजेपी ने नहीं मानी वो कांग्रेस मान ले और उसके बाद ये पार्टी का दामन थामे। कितना वक्त लगता है इस पे हम सभी की निगाहें हैं। लेकिन बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट ने भी न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि हरक सिंह पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। देखिए, मैंने न्यूज 18 से ही समाचार को भी देखा है ना, और कुछ जानकारी भी मैं लगा रहा हूँ, से बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई जानकारी मिलती है। और क्योंकि पार्टी का ना अनुशासन है, दबाव की राजनीति बीजेपी के अंदर चलती नहीं है। हरक सिंह उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मर्यादा और संगठन के नियमों के आधार चलने का जो नेचर है, उसको उन्होंने माना नहीं है। और पार्टी ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया तो एक अच्छा निर्णय है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद खुशी जाहिर की और इस बात का दावा किया कि वो पार्टी में रहकर खुश नहीं थे। बड़ा सुकून जैसा मिल रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया 5 साल, लाल ढांग चिलखा सड़क को पे सहयोग नहीं किया। आपका जो है, मैं पाखरो जो टाइगर सफारी बनाने के लिए काम कर रहा था, उस पर जानबूझ के व्यवधान डाले गए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की, देखिए वहाँ की जो सरकार थी, मुझे देखिए मैं कोई आज भाजपा ने मुझे निकाला है, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, न मैं कभी गलत बात करने का आदी हूँ।
अमित शाह जी ने और माननीय नड्डा जी ने मुझे हमेशा, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ कड़वे घूंट पीने के बाद भी मैंने कोई बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया। और इस बीच हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, अभी इस वक्त आप जो बयान सुन रहे होंगे, हरक सिंह रावत ने क्या लहजा इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो निकले नहीं है, पार्टी से निकाल दिए गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। लेकिन इस बीच अगर विवादों की लिस्ट हम उठा के देखें तो इन्होंने तो हर वक्त में, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनका विवाद हो या कई मसलों को लेकर जो ये पार्टी में बीजेपी में रहते हुए जो बगावती तेवर अपना चुके हैं, उसके बाद हर्ष रही होना था चुनाव से पहले। देखिए, हरक सिंह रावत का ये तेवर है और उत्तराखंड कांग्रेस में वो बड़े नेता माने जाते थे। उनका विवाद हुआ नेतृत्व से, वहां का जो नेतृत्व है, इसी के बाद वो बीजेपी गए थे। तो बीजेपी में वो भी अपनी मन की चाहते थे। वो बीजेपी एक कार्डर बेस पार्टी है, वहां पर एक अलग तरह का कार्य का माहौल होता है, वहां पर वो फिट बैठ नहीं रहे थे। लेकिन चुनाव के इन वक्त पहले गए थे ताकि वो बीजेपी में जाकर के पद प्राप्त कर सकें। अब कांग्रेस में भी यही हो रहा है। उनके इसी तेवर की वजह से हरीश रावत ये कह रहे हैं कि जो लोग हरक सिंह रावत से 5 साल लड़े हैं पार्टी के, उनको क्या मुंह दिखाया जाएगा। वो यहाँ पर भी आकर के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, यहाँ पर भी आकर के बड़े मंत्री बनना चाहेंगे। तो पार्टी ऐसे लोगों को, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि सरकार बन रही है कांग्रेस की, ऐसे समय में उनको लेकर के शक्ति का संतुलन, सत्ता का संतुलन क्यों बिगाड़ा जाए। तो ये बातें हैं हरक सिंह रावत को लेकर, और इन बातों को लेकर के ही कांग्रेस आलाकमान सारे तथ्यों को, सारी रिपोर्ट्स को देख रहा है। उनको शामिल तो कराया जाएगा, लेकिन किन शर्तों पर, ये बड़ी बात है। और ये देखना होगा कि हरीश रावत की बात किस हद तक मानता है आलाकमान। बिल्कुल, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर अपडेट कर दूं मैं। हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है कि प्रहलाद जोशी से उनकी बहू के लिए टिकट की बात हुई थी। देहरादून में जब 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, तो मैंने कहा भाई मैं अभी लेस्टरोन गया था और जिस तरह अनुकृति गोसाई जी ने, जो हमारी बहू है, उनके जितने 5,000 महिलाएं आई थी, एक उत्साह है उनको लेकर। मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो सामाजिक काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो मेरी बहू है और इसलिए उसको चुनाव लड़ाया। आप सर्वे करा लीजिएगा, अगर वो जीत सकती है तो उसको आप मौका दे दो। मैंने कहा मैं बहुत उत्तराखंड की राजनीति में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे पार्टी में कोई काम दे दो और मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। और इस बीच दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जब हरक सिंह रावत की हम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इनके प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं कि कब कब इन्होंने बगावती तेवर अपनाए, कब कब इन्होंने पार्टी में विवाद खड़ा किया, तो हमें ख्याल आता है कि बीजेपी ने सबक लिया है उत्तर प्रदेश से, और यही वजह कि अब उसको कैंची चलाने में वक्त नहीं लग रहा है ऐसे नेताओं पर जो पार्टी का नुकसान रहते हुए भी कर रहे हैं और बाहर निकलेंगे तो ऑफ कोर्स करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी उत्तराखंड में भी इसी तरह से कर रही, क्योंकि जिस तरह से पहले ही बीजेपी को भनक लग चुकी थी कि जो हरक सिंह रावत हैं वो पाला बदल सकते हैं, और इस वक्त जो समीकरण है उसके मुकाबले हरक सिंह रावत चाह रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें। और यहाँ पर सबसे जो राजनीति के खिलाड़ी कहे जाते हैं वो हरीश रावत कहे जाते हैं, क्योंकि हरीश रावत काफ़ी समय से हरक सिंह रावत के साथ बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पता है कि इस समय कांग्रेस को लाने में भूमिका जितने पुराने लोगों की जुटेगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर हरक सिंह रावत भी पुराने कांग्रेस के कद्दावर रहे थे जब उन्होंने 2016 में से पहले कांग्रेस में जब वो थे, तो यहाँ पर भी ये समीकरण बदल रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से ये किया। हालांकि बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन अब वो कांग्रेस में किस तरह खुलकर सामने आ सकते हैं ये आज देखना होगा, क्योंकि आज उन्होंने यही कहा बिल्कुल, अभी उस तेवर का इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी का जब वो रुख कर लेते हैं तो फिर क्या बातें कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए बिना ही उन्होंने कहा कि रावत ने ये बात का दावा भी किया है कि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बनने वाली है। जो सच है वो कहा पार्टी से कि मैंने कहा भाई भाजपा की सरकार नहीं आ रही प्रदेश में, लेकिन केवल इसलिए मैं नहीं भाजपा छोड़ूंगा कि भाजपा सरकार नहीं आ रही तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान, युवाओं का रुझान, कर्मचारियों का रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं है उत्तराखंड में। ये मैं कड़वी सच्चाई पिछले 6 महीने से मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने, नड्डा जी से मैंने बातचीत की, माननीय अमित शाह जी से बात की, सबसे मैंने कही, लेकिन मैं इसलिए छोड़ने वाला नहीं था पार्टी की सरकार नहीं आ रही। अरे अगर अच्छे दिनों में हम साथ हैं तो क्या बुरे दिनों में नहीं साथ रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बिना मुझसे बातचीत किए हुए, अरे आप मुझसे बातचीत करते,
वो तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होती, बिजली ठीक नहीं, खराब नहीं। हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हड़प के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है, देखिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? वो उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। अरे यार, नहीं जा रहे भाई, नहीं हो गया यहाँ पर, आप रहने दो मुख्यमंत्री इस बीच हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। अरुण, आप जो बीच में लहजा इस्तेमाल कर रहे थे कि कुछ नेता मौसमी नेता होते हैं, ये वही है हरक सिंह रावत भी, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह ऐसे दल बदलो जो कि खुद को मौसम वैज्ञानिक साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। देखिए, हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को फेस करने से डरते हैं। जब 5 साल वो काम नहीं करते हैं, तब उनको एक ऐसे दल की जरूरत होती है जिसकी हवा चल रही हो। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप पंजाब में देखिए और आप उत्तराखंड में देखिए। पहले ये होता था रीमा कि छोटे राज्यों में इस तरह के दल बदल बड़ी आसानी से हो जाते थे। झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन अब ये बीमारी बड़े राज्यों में भी है और पुष्कर सिंह धामी जैसा कि कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने पहले ही तय किया होगा कि एक परिवार से एक टिकट देंगे। तो ये बात अब साफ है कि हरक सिंह रावत की अपने बहू को टिकट मांगने की बात जब बीजेपी ने नहीं मानी, तभी उन्होंने मंत्रिमंडल से की बैठक को छोड़ करके गए थे दबाव बनाने के लिए। दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए और हरक सिंह रावत को भी ये बात पता चल गई कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो अपने घर वापसी की तैयारी पहले से ही कर रहे थे। बिल्कुल, अरुण और दीपक, आप दोनों बने रहिए। हम देखते हैं कि और कितना वक्त लगता है कांग्रेस पार्टी में जाने में। लेकिन इस बीच अब तय हो जाएगा 10 मार्च को, ये वो तारीख है कि इन नेताओं का असर चुनावी माहौल में, या जिन जिन पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं या जहां जा रहे हैं, क्या असर होता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज की एक और बड़ी बात है, दिल्ली में आज शाम बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बड़ी बैठक में यूपी चुनाव के तीसरे और चौथे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी रहने वाली है। तीसरे और चौथे फेज के होने वाले चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक होनी है और इसमें ये तमाम बड़े चेहरा हिस्सा लेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड फेज को लेकर उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार की गई, उस बीच भी बीजेपी दफ्तर, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हुई और इस बैठक में अमित शाह की मौजूदगी रही। जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे और फाइनल राउंड में पीएम मोदी की भी मौजूदगी रही। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर है, जब ये बड़ी बैठक हुई थी चुनाव समिति की, और इसके जरिए ही तय किया गया कि वो कौन चेहरा होगा चुनावी माहौल में। 2022 के चुनावी रण में वो कौन चेहरा होगा जिस पे पार्टी भरोसा करेगी और उन नेताओं के जरिए सत्ता की राहें आसान हो सकेगी। तो 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और रवि हमारे साथ दिल्ली से। मैं दोनों का रुख करूंगी। अमित, सबसे पहले चुनावी गहमागहमी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा और वहां के चुनाव पे सबकी निगाहें। आज सेकंड और थर्ड फेज की बैठक एक बार फिर से दिल्ली में होनी है। जी हाँ, बिल्कुल रीमा। देखिए, लखनऊ में सर्दी बढ़ गई है, ठंड ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण रोज बन और बिगड़ रहे हैं, इससे जो राजनीतिक तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। आज योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद वो चॉपर से उड़ान भरेंगे, सीधे पहुंचेंगे गाजियाबाद हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस में वहाँ पर वो गाजियाबाद में भ्रमण करेंगे, एक अस्पताल में भी जाएंगे और उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करने के बाद दोपहर 3 बजे वो सीधे पहुँच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में अहम बैठक होनी है, थर्ड और फोर्थ फेज की लिए बैठक होनी है। उम्मीदवारों का लिस्ट फाइनल होना है। तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता है वो इस बैठक में रहेंगे। तो दूसरी तरफ जो मौसमी नेता है, वो मौसमी नेता लगातार पाला बदल रहा है। जिनको अपने परिवार में लोगों को और दूसरे लोगों को भी टिकट चाहिए, वो जरूर यहाँ पर दल बदल की राजनीति यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, बीजेपी थोड़ा पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है, क्योंकि जो स्टैंड हमने उत्तराखंड में देखा है उसके बाद हम कह सकते हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपकी जहां पे मौजूदगी है वहां को लेकर उन नेताओं की धड़कनें तेज है जो चाहते हैं कि थर्ड और फोर्थ फेज के जरिए उनके नामों की सूची जो तैयार हो रही है उसमें उनका नाम हो। तो आज किन किन नेताओं की धड़कनें तेज होगी ये थर्ड और फोर्थ को लेकर? देखिए रिमा, इस समय मैं मौजूद हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर, जो बीजेपी का मुख्यालय है दिल्ली में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के आसपास गाजियाबाद पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद सीधे यहाँ पर आएंगे। दोपहर के 3 बजे के आसपास ये बैठक की उम्मीद है, तय निर्धारित की गई है। दोनों डिप्टी सीएम यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है। इसके अलावा केंद्रीय जो नेता हैं बीजेपी के बड़े नेता, वो भी इससे कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन आज की जो बैठक में है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो नामों की घोषणा होनी थी वो हो चुकी है। अभी कुछ नाम पहले और दूसरे चरण में अभी भी बाकी है, पेच अभी भी फंसा हुआ है, उसको लेकर भी आज चर्चा होने वाली है। और आने वाले दिनों में दूसरे चरण के बाद वाले जो चुनाव हैं, मतदान है, और उसको लेकर भी नामों की चर्चा होगी। और इसके बाद 19 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक है, 19 तारीख को, जिसमें नामों की घोषणा की जाएगी। आज की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो मंथन किया जाएगा, नामों का फाइनल किया जाएगा, और 19 तारीख को पूरी तरीके से फाइनल किया जाएगा, जिसमें आउटकम निकलेगा कि कौन कौन के से नाम उम्मीदवार बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए उतारे हैं। बिल्कुल, प्रदेश बीजेपी हो या केंद्र ये बीजेपी, ये इन दोनों की तरफ से एक सर्वे तैयार है और सर्वे के जरिए ही एक फीडबैक रिपोर्ट है और उस पे मंथन होना है और मंथन के बाद जो फाइनल राउंड हो उसके जरिए सूची निकलने वाली है। लेकिन इस बीच 23 जनवरी के बाद यूपी में चुनाव प्रचार में जुटेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज की एक और बड़ी खबर, हर जिले में रैली कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह पूरे यूपी का दौरा करेंगे। हालांकि अभी अमित शाह का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अमित शाह मैदान में उतरने वाले हैं और संभवतः हर जिले में वो चाहेंगे कि वो जाएं और वहां पे कार्यकर्ताओं में जोश भरे। वो कार्यकर्ता जिस पे बीजेपी को बहुत यकीन है। हमने देखा है कि चुनावी माहौल में एक एक बूथ कार्यकर्ता को बीजेपी किस तरीके से वैल्यू देती है। उन्हें मालूम है कि वो डोर टू डोर जब कैंपेन करेंगे तो उसका असर होने वाले हैं। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ कि 2017, जब मैं अमित शाह की खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को, तो 2017 का वो चुनाव याद आता है जहां पे सत्ता की राहें अमित शाह के जरिए तय हुई थी। उनके स्ट्रैटेजी के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं को वैल्यू देना और पूरे चुनावी माहौल में जोश भर देना और उसके बाद सीधे सीधे वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी रही थी। और वो अमित शाह हर जिले में दौरा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो अमित शाह हर जिले में दौरा करेंगे। और जिले ही नहीं, जैसे देखिए फर्स्ट और सेकंड फेज का जो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हुई उससे पहले जो है अमित शाह खुद जब यहाँ पर निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की बैठक होने वाली थी वहाँ पर लखनऊ आए थे, उस रैली में थे। रैली में होने के बाद उसके बाद सभी आला नेताओं से यूपी बीजेपी के सभी आला नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। तो जितने बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को अमित शाह देखते हैं, चाहे हम 2014 का परफॉर्मेंस देख लें जब लोकसभा चुनाव थे, चाहे 2017 का देखें और अभी जब 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे अब जो अमित शाह हर जिले का दौरा करेंगे, क्योंकि हर नेताओं से वो जानते हैं। और जिस तरीके से 2014 से पहले वो यहाँ पर 2014 में जब वो यूपी प्रभारी थे तो हर जिले में वो दौरा करते थे, हर छोटे बड़े नेताओं को यहाँ पर जानते हैं, यहाँ तक कि जिले के नेता और ब्लॉक के नेताओं से भी वो रूबरू होते थे। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और यही वजह है कि उन्हें चाणक्य कहा जाता है। पहली बार किसी पार्टी ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया था कई दशकों बाद। जो 2014 में हमने देखा जिस तरीके से 80 में से 70 प्लस सीटों पर पहली बार बीजेपी जीत कर आई, उसके बाद परफॉर्मेंस रिपीट किया 2017 विधानसभा चुनाव में, और वही परफॉर्मेंस एक बार फिर 2022 में रिपीट करे। इसी वजह से अमित शाह ने कमान संभाली है और अमित शाह जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों का वो खुद दौरा करेंगे। जी चलिए अमित, मैं आपके पास आती हूँ। रवि, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ और हमने देखा है, ये मेरा भी निजी अनुभव कहता है, पश्चिम बंगाल का हालिया चुनाव जिसमें अमित शाह, भले पार्टी वहां पे परफॉर्मेंस जो भी रहा हो, पार्टी भले ही जीत नहीं पाई हो, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी ने वहां भी कार्यकर्ताओं में जिस हद तक जोश भरा था वो एकदम दिखा रहा था कि हाँ पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं तो यहाँ पे हैदराबाद निकाय चुनाव का भी जिक्र करूंगी रवि, जिसमें हमने ये देखा कि वहां भी एक अलग जोन के चुनाव में अमित शाह की मौजूदगी ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोश से लबरेज कर दिया। वही होने जा रहा है इस बार भी।
वही होने जा रहा है। अमित ने बिल्कुल सही कहा कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश की पूरी कमान अमित शाह के जिम्मे थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और सरकार बीजेपी की आई, लेकिन अमित शाह पूरी तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा ये सूबा है, 80 सीटें हैं वहां पर लोकसभा की, इसके अलावा विधानसभा की बहुत 403 सीटें हैं, तो वहां से निकलकर केंद्र की सत्ता तय होती है उत्तर प्रदेश में। और वहां पर बूथ लेवल पे सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ जिले स्तर पर या फिर मंडल स्तर पर, बूथ लेवल पर एक एक बूथ तक अमित शाह की कोशिश रहती है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता तमाम वोटर्स को बूथ तक ले जाने का काम करते हैं। तो यही वजह है कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वहां तक की पहुंच। और दूसरी बात यह है कि 23 तारीख से जब वो पहुंचेंगे और बिल्कुल चुनाव नजदीक होगा, उस समय का असर बहुत ज्यादा होता है। 22 तारीख तक चुनाव आयोग ने तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद 23 तारीख से जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह घूमेंगे अलग अलग जिलों में, अलग अलग बूथ पर, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और बिल्कुल मैं आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच हम दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से वो बड़ी बातें भी बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है चुनावी माहौल में। यूपी चुनाव में राजनीतिक दलों को समर्थन के मुद्दे पर टिकैत भाइयों में एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को समर्थन करने की अपील की है। वहीं उनके छोटे भाई राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि नरेश टिकैत ने बाद में ये भी कहा कि जो भी आएगा उसको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। हमारे पास में सब लोग आते हैं वहाँ पे, हम सबको यही कहते हैं भाई चुनाव लड़ो, अपना शांति से लड़ो। जो इस बार मतलब क्या यूपी में क्या किस तरीके का? नहीं अभी नहीं, लोग अपने हिसाब से दे लेंगे। भाई धान बिक गया हो तो इनको वोट दे लियो, और नुकसान हो जाओ तो किसी दूसरे को दे गए, तो नाराजगी के आधार पे वोट लोग देते हैं। अमित हमारे साथ है। अमित, एक मत नहीं है टिकैत भाइयों में, एक का दूर दराज तक लोगों पे असर होने का दावा करना, यानी मैं राकेश टिकैत की बातें कर रही हूं, और उनसे बिल्कुल जुदा राय है नरेश टिकैत की। अब ये चुनावी माहौल में इसको हम कैसे देखें? देखिए, एक मत तो बिल्कुल नहीं है। हम राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों लोगों का बयान देख रहे हैं। देखिए कौन किससे नाराज है ये जनता तय करती है। 2017 में योगी सरकार बनी प्रदेश में, ये जनता ने डिसाइड किया। 2014 में 80 में से 70 प्लस सीटों पर बीजेपी जीती लोकसभा चुनाव में, ये जनता ने डिसाइड किया। तो कौन किससे नाराज है ये 10 मार्च को मालूम चलेगा। सबके अपने अलग अलग दावे होते हैं। नरेश टिकैत समर्थन की बात कर रहे हैं एसपी और आरएलडी पार्टी को, तो वहीं राकेश टिकैत जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, अभी कुछ वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शांति से चुनाव लड़ा जाए। तो सबके अपने अलग अलग दावे होते हैं और अब देखना होगा कि 10 मार्च के दिन जनता किसे चुनती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें पूरे 127 सीटों के, तो वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि ये 127 सीट जो है पिछले बार यहाँ पर काफी बेहतर प्रदर्शन की थी बीजेपी ने। और खासतौर से हम बात करें जो 58 सीट फर्स्ट फेज की जो चुनाव है, उस 58 में से 54 सीटों पर बीजेपी जीती थी, ये भूलना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती है या समाजवादी पार्टी और आरएलडी की गठबंधन करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप जनता को चुनना है, कौन किससे नाराज है, जनता नाराज है कि नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अब भूलना नहीं चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस वो भी चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो जाहिर तौर से हर कोई मेहनत करेगा, हर कोई अपना स्ट्रैटेजी है। सब असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि वोटर उनके ही फेवर में आए। लेकिन इस बीच अगर हम सिर्फ किसानों के मसले पे ही बात करें, क्योंकि हम टिकैत बंधुओं की इस वक्त बात करें, टिकैत भाइयों की बात करें जिनमें एक मत नहीं है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आने वाले दिनों में इनके तेवर में, इनके रुख में और बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए
लगातार हम देखे, पहले भी देखे तो टिकैत भाइयों के तेवर में लगातार बदलाव आते रहे हैं। जब लखीमपुर मामला अब सामने आया था तब सबसे पहले राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे थे और लखीमपुर में जाकर उन्होंने जिस तरीके से बिचौलिया की एक भूमिका निभाते हुए वहां पर किसान परिवारों और पुलिस के साथ जिस तरीके से काम किया। हालांकि राकेश टिकैत भी का भी हमने बयान सुना है, वो किस तरीके से सत्ता, चाहे वो योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार केंद्र की, वो किस तरीके से वो बयानबाजी चलिए अमित, मैं लौटती हूँ, लेकिन मैं फिर से सियासी माहौल बहुत गर्म है, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी।